सो हेलो एवरीवन। आज हम अपनी ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसको एक अलग ट्रिक के थ्रू जो है एक याद करने का ट्राई करेंगे। मतलब एक इमेजिनेशन दिमाग में बना के हमें याद करना है ये चीज़, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इडियम्स याद करने में, फ्रेजेस याद करने में। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत हुई थी, ठीक है। तो फिर मैंने इस अप्रोच को ट्राई किया तो ये बहुत बेनिफिट मुझे इसने दिया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, ठीक है। तो आज से हम अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और क्या अप्रोच इसमें रहने वाली है, क्या मैं मतलब इसमें हम किस तरीके से करेंगे, तो वो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। फिर फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी ना, तो वो 5 इडियम्स हैं विद इमेजेस हैं, ठीक है। और यही अप्रोच हमारी आगे के जितने भी इडियम्स हम करने वाले हैं 1700 अप्रॉक्स 1800, तो वो सब में हम इसी अप्रोच के थ्रू याद करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये इमेजेस क्या होता है ना, हमारे दिमाग में जब इमेजेस बनती है ना तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। या फिर हम किसी चीज़ को अगर किसी ट्रिक के माध्यम से या फिर किसी से रिलेट करके याद करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहती है, रदर देन हम उसको उस समय पर याद कर लें बस। तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हम रिमेंबर रख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पर बस देखो यार, सीरियस एस्पिरेंट ही होने चाहिए। यहाँ पर ऐसे बच्चे नहीं चाहिए कि भाई जो ट्रिक बताई जा रही है या फिर जो भी हम एक रिलेट करके करने वाले हैं तो उसके लिए ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया, कोई माइंड नहीं करेगा यार, ठीक है। सीरियसली नहीं लेना, हमें सिर्फ याद करनी है चीज़ें, जिससे बिना टाइम लगाए बिना देरी किए हम एग्ज़ाम में सीधा आते ही हम उस पर हमारे दिमाग में ऐसा क्लिक हो कि हम फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए उसका आंसर फटाफट मार्क कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी किए। और अगर आपको एक बात और कि अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ पूछना हो, आपको कुछ सजेशंस देने हो, तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को अगले बार से सही करने का या उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। और यार बताओ यार, किस किस के 25 में मैंने कुछ नंबरों से सिलेक्शन रुक गया यार, मतलब दुख तो बहुत होता है यार। मेरे खुद ही 322 मार्क्स बने थे नॉर्मलाइज्ड, पता नहीं। अगर आपको मेरा स्कोर कार्ड देखना होगा तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे 5 इडियम्स, ठीक है। और इमेजेस के साथ हैं ये, देखते हैं कितने टाइम तक किसको याद रहता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा इडियम है अ बैड हेयर डे। अब देखो, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि एक लड़की के बाल कैसे एकदम बेकार से हो गए हैं। तो इमेजिन करो कि कोई लड़की मतलब ऑफिस जा रही है, ठीक है, और उसने मतलब घर से अच्छे से तैयार होकर निकली, बट रास्ते में धूल मिट्टी और हवा वगैरह से उसके बाल जो हैं ऐसे हो गए जैसा हम इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो क्या हो गया, अब उस लड़की का मूड तो पहले ही ख़राब हो गया, तो आगे क्या होगा, मतलब आगे वो जो भी काम करेगी ना उसका सारा चीज़ें ख़राब ही होती रहेंगी उस दिन की, क्योंकि उसका दिन के शुरुआत में ही मूड ख़राब हो गया। और पता ही है हम लोगों को कि अगर किसी काम को शुरू करने से या दिन की शुरुआत में कुछ बेकार सा हो जाता है तो पूरा दिन ही मानो कि सारी चीज़ें उस दिन बेकार ही होती हैं। तो बस यही है हमारे ईडीएम का मतलब, अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे मीन्स अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब जिस दिन सारी ही चीज़ें जो है गलत वे में जा रही हों, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ बैड हेयर डे, ठीक है। याद हुआ। अब जब भी आप ये इडियम देखेंगे तो आपके माइंड में ये लड़की वाली इमेज आ जानी चाहिए। अब ये तो देखो यार, हम बच्चे तो हैं नहीं कि सारी चीज़ें हमको ऐसे दिखा दिखा के ही करनी पड़ेगी। इतना तो हम यार माइंड में इमेजिन कर सकते हैं ना। इमेजेस तो वैसे बच्चों के लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल होती हैं कि उनको रिमेंबर उस समय वो इतना याद नहीं कर पाते, इसलिए उनको इमेजेस दी जाती हैं, बट हम तो कर सकते हैं ना। तो 5 मैंने इसलिए दिया है कि यही अप्रोच हम करेंगे। आगे हम इमेजेस वगैरह नहीं लेंगे, सिर्फ मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू, जो कि ब्लैक बुक से मैं सारा करवा रही हूँ, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर हैं ये। तो ऐसे ही हम करने वाले हैं आगे, ठीक है। बाकी आगे हम इमेजेस वगैरह नहीं लेंगे, सिर्फ अपने माइंड में एक माइंड मैप बना के किसी सिचुएशन का उससे रिकॉल करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वन इज़
नेक्स्ट वन इज़ अ बैड पैच या फिर अ रफ पैच। क्या होता है, क्या मतलब समझ आ रहा है? कभी कभी तो पता है कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं ना जिनके मतलब जिनको सुनते ही हमारे माइंड में कुछ इमेजेस बनने ही लग जाती हैं ऑलरेडी। जैसे कि अ बैड पैच है, अब क्या हमारे दिमाग में आ रहा है इसको आप क्या सोच रहे हैं बताइए, सोचिए अपने माइंड में आप क्या सोच पा रहे हैं इससे। अ बैड पैच कुछ ऐसा लग रहा है ना कि एक पैच है कोई जो बैड है, जो बेकार सा है। या फिर अ रफ पैच है, रफ तो कोई भी चीज़ बेकार ही लगती है ना, तो कुछ ऐसा पैच है जो बहुत बेकार है। तो एक इमेजिन करो एक सिचुएशन कि एक पैच है, पैच वो होते हैं ना जो कपड़े वगैरह पे भी लगाए जाते हैं, किसी फूल का होता है, स्टिकर्स वगैरह टाइप के होते हैं, अलग अलग कार्टून वाला हो गया, फ्लावर वाला हो जाता है, बहुत सारे आते हैं तो जो कि कपड़ों पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि एक ऐसा कोई पैच है जो बैड है, ठीक है, और उसको हमें कैसे मान के चलना है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया जो कि बहुत भद्दा इल्ज़ाम था, तो अब क्या होगा उसके लिए, वो एक उसके लिए बैड पैच बन गया। अब वो ज़िंदगी भर वो इल्ज़ाम उसके साथ चलेगा, सब लोग जो है उसको, सोसाइटी के या आप आसपास के लोग सब उसको उसी नज़रिए से ट्रीट करेंगे। तो उसके लिए तो वो सिचुएशन हो गई ना गलत, मैंने उसके लिए तो बैड पैच हो गया ना, एक पैच लग गया, एक धब्बा लग गया उसके उसके मतलब सिचुएशन में, मान लेते हैं कुछ होगा उसको सिचुएशन, तो एक धब्बा लग गया उसके जीवन में जो कि उसको झेलना पड़ेगा। मतलब पूरी ज़िंदगी तो ऑब्वियसली नहीं होता, बट कुछ टाइम तक तो झेलना ही पड़ता है ना, चाहे वो गलत ही इल्ज़ाम क्यों ना लगाया गया हो, बट जब तक प्रूफ नहीं होता लोग उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो सिंपल सा मानो कि एक बैड पैच है, जो कि बैड पैच मतलब एक काला धब्बा लग गया है किसी के उसमें, तो कुछ टाइम तक उसके लिए जो होगा एक डिफ़िकल्टी का पीरियड चलने वाला है। तो बस ईडियम का मतलब यही है, मुश्किल का दौर, अ पीरियड ऑफ ट्रबल, डिफ़िकल्टी और हार्डशिप। ठीक है, कुछ उसको झेलना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा उसको कुछ दिनों तक, तो वो एक मुश्किलों का दौर उसके लिए होगा। तो बस उसी से याद रखना है, अ बैड पैच, सिर्फ यही याद रखना है, बैड पैच माने काला धब्बा, याद रख लो। ठीक है, काला धब्बा इसका मीनिंग नहीं है कि काला धब्बा हम हिंदी में याद करने के लिए कर रहे हैं बस सिर्फ। अब बैड पैच क्या हो गया, काला धब्बा हो गया, यानी मुश्किलों का दौर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, अ बेड ऑफ रोजेज क्या बन रही है, ये सबको समझ आ ही रहा होगा, एक ऐसा बेड जहाँ पर रोजेज ही रोजेज लगाए गए हों आपके लिए। तो क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको सारी चीज़ें ही करी कराई मिल रही हैं, है ना, आप बहुत ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर किसी बंदे को सारी चीज़ें करी कराई दे दी जाए, उसको बोला जाए कि भाई साहब आप सिर्फ ना ये बेड के रोजेस पे बैठिए, आराम करिए, तो उस बंदे के लिए या किसी के लिए भी वो कैसी सिचुएशन होती है, एक इजी सिचुएशन होती है, एक बहुत ही हैप्पी सिचुएशन होती है ना। तो इसका मतलब यही है, अ सिचुएशन ऑफ एटमोस्ट ईज, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको बहुत ही ईजिली आपको सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो बस याद हो गया, अब बेड ऑफ रोजेस हर किसी को याद आ जाएगा, एक बेड बनेगा आपके दिमाग में, इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। एक बेड है जिसपे रोजेस रखे हुए हैं, तो क्या आपको सोना है जाके, तो ऐसी लाइफ जो बहुत ही सरल हो, बहुत ही ईजी हो, तो बेड ऑफ रोजेस से आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। फोर्थ वन इज़ बी हाइव। अब हाइव मतलब क्या होता है, छत्ता, बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी का छत्ता। देखो नीचे आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ कितना बिजी है, मतलब कितना बिजी प्लेस है ये जो जगह है कितना बिजी है, माने इतनी सारी मधुमक्खियाँ भिन 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 कर रही हैं आसपास। या फिर आपने मधुमक्खी का छत्ता ही सबने देखा ही होगा, वहाँ पे कितनी सारी मधुमक्खियाँ जो है लटकी होती हैं उसमें, तो क्या लगता है हमें कि जैसे कितना बिजी प्लेस है वो। तो बस मतलब यही है हमारे एरियम का भी। अब बी हाइव मीनिंग होता है बिजी प्लेस, भीड़ भाड़ वाली एक व्यस्त जगह। सिंपल है ये तो। नेक्स्ट अ बिग ड्रॉ, इसको कैसे याद रखना है, अब क्या बना इसको पढ़ने पे दिमाग में, एक बिग ड्रॉ मतलब बनाना, एक बिग मतलब बड़ा, कुछ बड़ा बनाना। अब सबकी बस की बात तो होती नहीं है कुछ बड़ा करना या कुछ बड़ा बनाना, जो क्रिएटिव माइंड जो होता है वो इस समय ज़्यादा आगे रहते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आदमी आपको दिख रहा होगा, ये आदमी ने एक पेंसिल पकड़ी हुई है, ये आदमी ने एक पेंसिल पकड़ी हुई है। ठीक है, इतनी बड़ी पेंसिल देखिए उस आदमी से भी बड़ी है,
ठीक है। तो उस पेंसिल से वो कुछ अगर ड्रॉ करेगा तो क्या होगा, सब लोग उसको देखने जाएंगे, वो अट्रैक्ट करेगा हर किसी को अपनी तरफ। तो ईडियम का मतलब भी यही है कि क्या है, अत्यधिक आकर्षण, माने ह्यूज अट्रैक्शन। जब कोई बंदा कुछ बड़ा ड्रॉ करता है तो सब उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं कि हम देखें भाई उसने बनाया क्या है। तो यही है हमारे ईडियम का मतलब, ह्यूज अट्रैक्शन। अब बिग ड्रॉ, कुछ दिमाग में फटाफट बनाओ कि बिग ड्रॉ ने कुछ बड़ा बनाया है, सब अट्रैक्ट होंगे, तो ह्यूज अट्रैक्शन। इतना नहीं करना, ये तो मैं याद करवाने के लिए दिमाग में कि मैं कहानी टाइप का बना के कर रहे हैं हम। जब हम याद करेंगे तो इतनी कहानी नहीं याद करनी हमको, जो इसका सिर्फ जो कंक्लूज़न था मेन, वो ऐसे हमारे दिमाग में आ जाएगा। आप करके देखना, आएगा, श्योरिटी है आएगा। और आप करके देख भी लेना, ट्राई करना, फिर मुझे बता देना आया कि नहीं, ठीक है। अब बिग ड्रॉ क्या आया दिमाग में, कुछ बड़ा बनाया, तो उसका क्या होगा, ह्यूज अट्रैक्शन, सब लोग आ गए देखने के लिए, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है। अब फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। अब बैड हेयर डे, एक बैड हेयर हो गए थे उसके स्टार्टिंग में ही दिन खराब हो गया, तो पूरा दिन ही उसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ। तो अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, एक ऐसा दिन जिसमें सब ही बेकार होता दिखे, उसको हम बोलते हैं अ बैड हेयर डे। सेकेंड, अ बैड पैच या फिर अ रफ पैच। अब एक रफ पैच लग गया, काला धब्बा लग गया, तो उसको मुश्किल के दौर का सामना करना ही पड़ेगा कुछ दिनों तक, ठीक है। तो क्या हो गया, अ बैड पैच, अ रफ पैच मतलब मुश्किल का दौर, अ पीरियड ऑफ ट्रबल, डिफिकल्टी और हार्डशिप। अ बेड ऑफ रोजेस, रोज़ का बेड आपके दिमाग में आ गया, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ही ईज़ आपको फील हो रहा हो, सिंपल है। अ बेड ऑफ रोजेस एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको बहुत ईज फील हो रहा हो, बहुत हैप्पी फील हो रहा हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, और सिचुएशन ऑफ अटमोस्ट ईज हो गया अ बेड ऑफ रोजेस। फोर्थ, अ बी हाइव, सीधा दिमाग में आया मधुमक्खी का छत्ता, बिजी प्लेस, इतना याद रखना है बस, ठीक है। 5, अब एक ड्रॉ, कुछ बड़ा बनाया उसने, सबका अट्रैक्शन आया, ह्यूज अट्रैक्शन, ख़त्म। तो इसी तरीके से आगे हम करने वाले हैं। ये इमेजेस मैंने इसलिए डाल दी थी ताकि ये इसी इमेजिनेशन को आगे अप्रोच करना है हमको हमारे दिमाग में बस। तो इसमें अगर आपको कुछ इशू है या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर अप्रोच करूँगी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे बाकी इडियम्स। देखो हम अब छोटे बच्चे नहीं हैं जो 5-5 करके बचपन में करते थे ना, वो कि आपको 5 मीनिंग करना है फिर अगले दिन 5 करने हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम एसएससी के एस्पिरेंट हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैच्योरिटी के साथ पढ़ना है, बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करना। तो चलो हम चलते हैं अपने बाकी, आज हम 20 और करने वाले हैं अभी, ठीक है। सो यहाँ है हमारे बाकी 20 के इडियम्स, उसको हम फटाफट करने वाले हैं, और आपको ये गारंटी है कि आपको दिमाग में चीज़ें बैठ जाने वाली हैं। प्लीज़ मेरी ना एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे यहाँ पहली बार मतलब प्रिपरेशन स्टार्टिंग के ही फेज़ में हैं, या फिर जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है प्रिपरेशन करना, तो वो क्या करें ना, जब मैंने 20 कराए, तो अगली बार जब 20 करेंगे ना, तो आप पहले से ट्राई करें, जब आप अगली वीडियो देखें तो पहले से ट्राई करें कि उस 20 को पहले रिवाइज़ करना ही है। भले ही आप नया ना पढ़ें, लेकिन उस पुराने को ज़रूर पढ़ना है अगले दिन। अगर आप छोड़ के करेंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको लगेगा हाँ होता जा रहा है, बट आप जब आपका एंड होगा ना, फिर आप फर्स्ट पेज पर आओगे, तो आपको लगेगा कि ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ मुझे। वो आप ही के साथ नहीं होगा, वो सबके साथ होता है। इसलिए आपको जो टीचर्स वगैरह हैं सब बताते रहते हैं बच्चों को कि इस तरह से करें, क्योंकि जो गलतियाँ ऑलरेडी किसी ने कर रखी है तो वही दोबारा क्यों दोहराना ना। तो इसीलिए आप रिवीज़न पे ज़्यादा फोकस करा करें। और जो नए बच्चे हैं वो वोकैब भी याद करते रहें साइड बाय साइड। ब्लैक बुक तो ज़रूरी ले लें, और बाकी साइड बाय साइड वोकैब वगैरह भी रिवाइज़ करते रहें, लर्न करते रहें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ईडियम्स में ऐसा होता है पेपर में कि कभी कभी कोई हमने पढ़ा नहीं होता ईडियम, बट वो आ गया पेपर में, तो अब कैसे अप्रोच किया जाए। तो मीनिंग वहाँ पर काम आते हैं, वो कैब काम आती है वहाँ पर। कभी कभी वो कैब ऐसी आ जाती है ईडियम में जिसका हमें मीनिंग पता होता है, तो हम कुछ ना कुछ जो है एस्टिमेट तो लगा ही सकते हैं ना कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है उन चारों ऑप्शन में से जो हमें गिवन होंगे एग्ज़ाम में। तो उसके भी मैंने फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर उसको अप्रोच कर देंगे। बट अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप वो छोड़ के ही आएंगे ऑब्वियसली। तो इसलिए इंग्लिश मतलब वो कैब तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अ बैड हेयर डे हमने पढ़ लिया, स्टार्टिंग के 5 तक मैंने पढ़ लिया, मैं सीक्वेंस वाइज ही चलने वाली हूँ, तो 5 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। 6 हम करने वाले हैं, यह है अ बर्ड्स आई व्यू। मतलब क्या लग रहा है आपको, इससे सुन के क्या लगा? फर्स्ट में हमारी ये इमेज आई ना कि कोई बर्ड है, उसके आई से व्यू कैसा होगा, तो बर्ड ऊपर उड़ रही है, उसके आई से व्यू कैसा लगता होगा? ऐसा लगता होगा ना जैसे कि जो ड्रोन होता है, ड्रोन से हमने व्यू देखा हुआ है ड्रोन का, बिल्कुल वैसा ही व्यू अब एक बर्ड का होता होगा। तो बस सिंपल सा ये है इसका फंडा, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से किसी हाइट वाली जगह से अगर हम ऊपर से देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो जो व्यू होगा ना, बस वही मतलब है इसका, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, किसी चीज़ को, किसी दृश्य को ऊंचाई से देखना, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, ठीक है। अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड तो ऑब्वियसली सबको पता है ऊपर ही उड़ते, तो फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए ऊपर से व्यू लेना, सिंपल है इसका मतलब। अ बर्ड्स आई व्यू मतलब ऊपर से व्यू लेना। 7th, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब देखो, ब्लेसिंग का मतलब ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट डिस्गाइज का मतलब बहुत बहुत सबको नहीं पता होगा, बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको ये मीनिंग उसको पता होगा जो एसएससी का पढ़ाई कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ऑब्वियसली उसको तो ये बहुत ही एकदम मतलब छोटा सा वर्ड लगता होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो नए नए आए हैं, उनके लिए ये वर्ड थोड़ा सा मतलब नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, तो इनके लिए थोड़ा सा रिलेटेबल नहीं होगा। बट वही अगर जो आपने अगर पढ़ा होता वो कैप, तो आप इसका मतलब समझ जाते हैं। डिस्गाइज मतलब होता है कुछ बुरा होना, ठीक है, कोई बेकार अनप्लेजेंट सिचुएशन मान सकते हो, एक सिंपल सा, ठीक है। और ब्लेसिंग क्या होती है? ब्लेसिंग आशीर्वाद होती है, सबको पता है। तो क्या एक सेंस निकल कर आया इससे कि डिस्गाइज में ब्लेसिंग होना, माने कोई ऐसी सिचुएशन जो स्टार्टिंग में हमें बहुत डिस्गाइज लग रही है, बहुत ही अजीब लग रही है, बेकार लग रही है, बट अंत में जब वो उसका कंक्लूजन निकला तो हमें पता चला कि दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस, मतलब ये तो हमारे लिए एक आशीर्वाद बन गया, है ना। एक सिचुएशन दिमाग में बनाओ कि एक ऐसे होता भी है, ऑब्वियसली ये वाला इडियम्स तो वी कैन रिलेट फ्रॉम आवर लाइफ ऑल्सो, कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हमारे पास आती है कि हमें स्टार्टिंग में तो वो बहुत बेकार लगता है, बट अंत में जब हमें कुछ बेनिफिशियल मिलता है ना उससे, तो हमें लगता है कि यार ये तो बढ़िया ही हुआ कि हमारे पास आ गया था। तो वही चीज़ है बस। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कुछ बुरे में अच्छा हो जाना। तो क्या है इसका इंग्लिश में? एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, मतलब वही एक मिसफॉर्चून मतलब भी वही डिस्गाइज का एक सिनोनिम हो गया, ठीक है, जो इवेंचुअली मतलब अंततः एक गुड रिजल्ट दे दे, वही हो गया। दुख के भेष में सुख, मतलब स्टार्टिंग में हमें दुख लगा बट वो एंड में देखा तो वो सुख था एक तरह से, तो वही हो गया। सब वही है, हिडन फेवर, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, तो इन तीनों में से वो कुछ भी दे देगा। तो समझने का एक इंग्लिश में जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो यही काम आता है कि वो सिर्फ एक जो आपको ये लाइन 3 मीनिंग दिए हुए हैं आपको, इसके तीनों में से वो कोई भी दे देगा, तो सेंस समझ आना चाहिए लाइन का, तो आप पकड़ लेंगे। अब 8th क्या है? अ ब्लू आइड बॉय। अब देखो, किसी बॉय की आंखें वैसे तो यूजुअली नॉर्मल होती हैं, सबको सब मतलब इग्नोर करते हैं या फिर इतना ध्यान नहीं जाता उस पर, बट अगर किसी बॉय की आईज ब्लू हैं तो क्या होता है? हर किसी को वो बंदा पसंद आने लगता है, क्योंकि ब्लू आई हर किसी की होती नहीं है, तो हर किसी को वो अच्छा लगने लगता है। तो बस उसी से याद रखना है, अ ब्लू आइड बॉय, ऐसे याद रखना है। अ ब्लू आइड बॉय पढ़े, किसी बॉय की आंख जो है ब्लू है, वो सबको पसंद आएगा, बस ख़त्म। वन हु इज़ फेवरेट, जो सबका फेवरेट हो, हर किसी को अच्छा लगता हो। आंखों का तारा बेसिकली हम बोलते हैं ना, ये बड़ा आया आंखों का तारा बनने, तो वो क्या होता है? बहुत प्यारा होना किसी के लिए। तो अ ब्लू आइड बॉय हमें याद हो गया ये वाला। 9 में चलते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या मतलब है इसका? समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, मतलब कुछ ऐसा हो जाना जो कि हमें एक्सपेक्ट ही नहीं था और जो हमारे लिए अनप्लेजेंट हुआ, ठीक है, तो उसका हो जाना बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, माने कोई आकस्मिक घटना हो जाना जिसका हमें एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। तो 9 का हो गया बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोन ऑफ कंटेंशन, 10th वाला हमारा क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब कि झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वेरल,
ठीक है। झगड़े का कारण जब हम किसी को बताते हैं कि झगड़े का कारण क्या है, मेन झगड़े का मुद्दा क्या था, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसके लिए एक और होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी होता है इसके लिए। ठीक है, सेम मीनिंग होता है दोनों का, अ बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये दोनों मतलब होता है इसका। तो अब बोन ऑफ कंटेंशन कैसे याद रखना है, बोन माने हड्डी होता है ना, हम बोलते हैं ना भाई जड़ क्या है, झगड़ा क्यों कर रही है, झगड़े की जड़ क्या है, बोन क्या है, तो बोन भी हम बोलते हैं कि भाई क्यों हड्डी बन रहा है, क्यों झगड़े का कारण है, तो उसके लिए उस सेंस में भी हम बोलते हैं कि क्या कारण है भाई, क्या कॉज है। ठीक है, तो उसी से याद रखना है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन से याद रखना है हड्डी है तो कोई कारण है, तो झगड़े का कारण। अब बोन ऑफ कंटेंशन माने झगड़े का कारण। 11 अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब देखो इसका मतलब क्या है, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड और क्लमजी पर्सन, हिंदी में शीशमहल में बंदर, एक अनाड़ी व्यक्ति। अब कैसे याद रखना है इसको, देखो पढ़ के ही लग रहा है, अ बुल इन अ चाइना शॉप। एक चाइना, हमें पता है कि चाइना जो है अपने प्रोडक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी है वो बनाता है तो बहुत एडवांस चलता है वो, तो उसकी एक शॉप है, उसमें बुल घुस गया। ठीक है, अब बुल का कोई काम नहीं है, बुल क्या है उसको पता है क्या खरीदना है, क्या है चीज़ें, कुछ नहीं पता उसको, तो वो क्या है, एक अनाड़ी है, एक अनाड़ी व्यक्ति ट्रीट ही किया जाएगा ना। चाइना की शॉप एक एडवांस्ड शॉप है, इतनी टेक्नोलॉजी में हर किसी में एडवांस है वो बहुत, तो चाइना की शॉप में अगर एक बुल घुस गया जिसको कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं है प्रोडक्ट्स का, तो वो क्या कहलाएगा, उसके उस शॉप के लिए एक अनाड़ी व्यक्ति ही कहलाएगा। तो वही इसका मीनिंग है, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड और क्लमजी पर्सन। क्लमजी मतलब होता है अनाड़ी, जिसको कि किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, ठीक है, जो अनयूजुअली बिहेव करे, तो उसका सिनोनिम है ऑकवर्ड, तो वही मतलब हो गया। शीशमहल में बंदर सीधा आप याद रख लो या तो इसका। अब बुल इन अ चाइना शॉप, दिमाग में क्या बना, चाइना शॉप बनी, उसके अंदर बुल घुसा, बुल को कुछ पता नहीं है, अनाड़ी व्यक्ति है, तो सिंपल सा मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि ऑकवर्ड है, क्लमजी है, अनाड़ी है, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन। अब बुल इन अ चाइना शॉप, शीशमहल में बंदर, ठीक है, अनाड़ी व्यक्ति। 12 हो गया बर्निंग क्वेश्चन। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन है जो जल रहा है ना, अगर हम इसका हिंदी बनाए, देखो ऐसे याद किया करो, जो बोल रहा है ना वो मीडियम में जो मतलब है उसका, सीधा उसका हिंदी बना दो, कुछ ना कुछ आपको खुद ही बन जाएगा दिमाग में। अब बर्निंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो वो क्या है। अब एक सेंस लगाओ कि जल रहा है, तो वो इतना फेमस है, इतना मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो हर किसी की ज़ुबान पे है, हर कोई जो भी बोल रहा है तो वही क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि वो एक इतना फेमस क्वेश्चन हो गया है कि वो बर्न कर रहा है कि जो अब कुछ अब बताओ कुछ जलता है, जैसे कहीं आग वगैरह लग जाती है, तो हर किसी का अट्रैक्शन, हर किसी की ज़ुबान पर वही चीज़ होती है ना, तो वही याद करो कि एक क्वेश्चन जो है वो जल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो सिंपल है, अ बर्निंग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। थर्ड, अ केक वॉक। केक वॉक क्या है, अब केक क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना केक, आपको अगर कोई चलने के लिए बोल दे उस पर, आप क्या बोलोगे, अरे ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, ये तो बहुत आसान काम है मेरे लिए, है ना। और वही आपको बोल दे कि एक कांटों का आपका केक है, आप चल लोगे उस पर, नहीं, सोचने लगेंगे, डर लगेगा या कुछ भी होगा, मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, हमें कोई कांटों पे चलने के लिए बोलेगा तो ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हर किसी के लिए, बट केक पे चलने के लिए बोल दे अगर, मस्ती से लोग चल लेंगे, क्योंकि वो बोलेगा मेरे लिए बहुत ईजी काम है। तो बस मीनिंग यही है इसका, अ केक वॉक मतलब एन ईजी अचीवमेंट या फिर एक्सट्रीमली ईज समथिंग वेरी ईजी, किसी कोई काम जिसको करने में बहुत ईजी हो, बिल्कुल मेहनत ना लग रही हो, मशक्क़त ना करनी पड़े, अत्यंत सरल। ठीक है, अ केक वॉक अत्यंत सरल, बस ख़त्म। मैन, अ कैन ऑफ वॉर्म्स, 14th नंबर क्या क्या है, अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अ कैन ऑफ वॉर्म्स ऐसे ट्रीट करो, कैन जो होता है, जो कोल्ड ड्रिंक वाला कैन होता है, उसमें हमने बहुत सारे वॉर्म्स भर दिए। वॉर्म्स क्या होते हैं, जो केचुआ टाइप के होते हैं ना, वो केचुआ ही मान लो, केचुआ टाइप के ही होते हैं वो, तो वॉर्म्स वो हो गए, तो उनको एक कैन में मतलब फुल एकदम भर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो केचुए एक दूसरे में फंस जाएंगे ना। तो वो एक कैसी सिचुएशन दिमाग में बनाओ कि केचुआ हमने कैन में भर दिया, बहुत सारे केचुए भर दिए, वो एक दूसरे के अंदर जो है एकदम लिपट, मतलब उलझ गए एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक ऐसी सिचुएशन बन गई ना, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लगेगी आपको, आप दिमाग में अगर बना रहे होंगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गई। तो यही हमारे इसका मतलब है ईडियम का, कि जटिल परिस्थिति होना,
एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होना, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो अ कैन ऑफ वर्म्स, फटाफट आपके दिमाग में कैन में वो सारे वर्म्स भरे हुए और एक दूसरे में उलझे हुए मिलेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। जब उलझ गए सारे तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो वैसे ही हो गई। ऐसे याद रखना है, अ कैन ऑफ वर्म्स, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, जटिल परिस्थिति, ठीक है। 15th, अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच क्या होता है ना, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर। मतलब हिंदी में क्या दिया है इन्होंने, साम दाम दंड भेद, ठीक है। हिंदी में जो आप इसका मतलब अगर ऐसे पढ़ोगे ना, साम दाम, इससे समझ नहीं आएगा। मैं आपको बताती हूँ, फिर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो ये मीनिंग आपको मिलेगा कि अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप, अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। एक मान लो एक ऑफिस में किसी मतलब बॉस ने ये सर्कुलर, एक नया सर्कुलर किया जनरेट कि ये आपको सारे एम्प्लॉयज़ को अब ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा उनको कि हाँ हमारे लिए ये चीज़ आया है, बट उन्होंने ये सिचुएशन, ये कंडीशन रख दी कि अगर जो इसको नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई भी स्टाफ अगर इससे नहीं एक्सेप्ट करेगा तो उसको जो है पनिश किया जाएगा। तो बस ये वही सिचुएशन है, अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको रिवॉर्ड के साथ साथ पनिशमेंट भी मिल रही हो, तो वो इसको हम बोलेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। इसको याद करने के लिए भी इसी में छुपा हुआ है अ कैरोट और स्टिक। अब आप किसी बंदे को मान लो कैरोट दे रहे हो, ठीक है, तो वो बंदा क्या होगा, खुश हो जाएगा, हर कोई अच्छे खुशी खुशी से वो चीज़ ले लेगा। बट वही आपने फिर इसको स्टिक दिखा दी तो क्या हुआ, आपने उसको साथ साथ पनिशमेंट भी दे दी। तो उसी से याद रखना है, कैरोट देने के बाद आपने उसको डंडी भी दे दी, एक छड़ी भी लगा दी, ठीक है। तो हो गया हमारा ये वाला याद, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। जैसे ही आएगा आपको मिलेगा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट साथ साथ, जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे। कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, खत्म। चेंज ऑफ हर्ट, अब क्या है, अ चेंज ऑफ हर्ट, इससे भी पता चल रहा है अ चेंज ऑफ हर्ट माने हर्ट का चेंज होना, हर्ट में बदलाव होना, परिवर्तन होना। यानी कि क्या हो सकता है इसका मतलब, ओपिनियन में चेंज होना। हमारा बोलते हैं ना यार तूने मन बदल लिया अपना, बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स वगैरह को, क्या मन मत बदल यार, अब तूने बदल लिया यार अपना मन। यानी उसने आप ओपिनियन चेंज कर लिया। पहले उसने बोला कि हाँ मैं ट्रिप के लिए जाऊँगा, बाद में उसने बोला भाई हम गोवा ट्रिप कैंसिल, ठीक है। तो उसने अपना मन बदल लिया, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चेंज ऑफ हर्ट, अ चेंज इन वंस ओपिनियन, विचार में बदलाव, ठीक है। अ चाइल्ड्स प्ले, सबको पता होगा, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो होना चाहिए पता। अ चाइल्ड्स प्ले बोलते हैं ना, अबे ये तो बच्चों का खेल है यार, क्या दे रहा है, किसको बोल रहा है भाई, बच्चों का खेल है मेरे लिए ये। तो ये वही होगा, समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी, इसको करने में कोई वही मेहनत ना लगे, बहुत ईजी होना, ठीक है। 18th, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, समझ आया इससे कुछ, कोई ओल्ड ब्लॉक है जिसका चिप है। अब क्या होता है कि मान लो कोई ओल्ड ब्लॉक, कुछ भी मान लो ना, कोई ओल्ड ब्लॉक है कुछ, उसका एक चिप है, तो ये चिप जो है पार्ट तो आखिरकार ये ओल्ड ब्लॉक का ही है ना, तो गुण तो उस चिप में ओल्ड ब्लॉक के होंगे। तो यही इसका सेंस है कहने का कि जैसे फादर और डॉटर या एक सन का जो रिलेशन होता है, क्या होता है, जैसे हम लोग में हमारे पेरेंट्स के जो हैं गुण आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके, हम बोल सकते हैं कि हम लोग मतलब एक उनके ही मतलब चिप हैं एक तरह से, क्योंकि हमारे में भी उनके गुण आए हैं। तो वही इसका मतलब है कि रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर। हम बोलते हैं ना कि मेरी ये गुण भी मेरे फादर में है, यानी कि हम अपने फादर को रिमेंबर करते हैं उस चीज़ को याद करके। तो वही है रिमेंबर देम ऑफ वंस फादर, या फिर समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, माने किसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी की विशेषताएं हैं अपने फादर से मैच हो रही हूँ, या फिर रिजेंबलिंग पेरेंट्स, फादर मदर, कोई भी किसी के भी गुण हो सकते हैं। तो यही, और हिंदी में क्या है, जैसा बाप वैसा बेटा, तो आप इसको भी इस हिंदी से भी एकदम याद कर सकते हैं। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक याद आएगा आपको, आप एक बार दो बार रिवाइज करके तो देखो, आप इसको याद आएगा, 100% है ये, ठीक है। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, क्या है, कोई ओल्ड ब्लॉक था उसका चिप है तो गुण आएंगे उसके भी। तो रिजेंबलिंग पेरेंट्स हो गया, जैसा बाप वैसा बेटा, याद कर लो फटाफट, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अ क्लोज शेव क्या हो गया, अब इसको याद कैसे करना है, अ क्लोज शेव है, शेव। अब मान लो कि जब शेव करते हैं तो क्या होता है, जैसे मेरे फादर कभी कभी शेव करते हैं तो उनके कट हो जाता है, कट लग जाता है कभी कभी,
तो और जिस दिन नहीं लगता तो हम बोलते हैं अरे यार कट लगने से बाल बच गया, अभी लगने ही वाला था जस्ट कि बाल बच गए हम। तो वही इसका सेंस है, बाल बचना मतलब कि नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। अ क्लोज शेव मतलब किसी डेंजर से आप बाल बच गए हों, तो उसी के लिए यूज़ करेंगे अ क्लोज शेव, यानी कि बाल बचना। सो लास्ट वन इज़ अ क्लोज्ड बुक। इसका मतलब होता है अ मिस्ट्री, रहस्य। अब जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि ये तो एक खुली किताब की तरह है, ये मतलब उसका मतलब क्या होता है कि कोई बंदा बहुत फ्रैंक है, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर देता है दूसरों से, है ना। और लेकिन अगर उसका उल्टा ही हम बोलें कि अ क्लोज्ड बुक है, एक बंद किताब है, अगर आप ब्लैक बुक को बंद करके ही रखोगे, उसके इडियम्स, वोकैब, फ्रेजेस नहीं पढ़ोगे, तो वो एक रहस्य ही बन के रह जाएगा आपके लिए, कभी जान नहीं पाओगे उस चीज़ को। अगर एसएससी क्रैक करनी है तो बुक को खोलना पड़ेगा, ठीक है। जोक सपाट कि अ क्लोज्ड बुक मतलब वही है कि रहस्य होना, मतलब बंद किताब है, यानी कि उसमें कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं, कुछ सीक्रेट है, कुछ मिस्ट्री है, तो वही इसका मतलब है अ क्लोज्ड बुक, अ मिस्ट्री, कुछ रहस्य है। अगर बंद किताब है तो कुछ तो रहस्य है उसमें, ऐसे करके इसको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग जो है, ये तो हो गया हमारा ये फर्स्ट टाइम वाला, जब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से याद करना है, फटाफट करने वाले हैं 2 मिनट में, इसको हम रिवाइज करेंगे। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपना एक तरफ मीनिंग्स को ढक के, उसके बाद खुद से पढ़ के वीडियम को, और फिर बताना इसका मतलब क्या था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ बैड हेयर डे, एक ऐसा दिन, मनहूस दिन, हम सीधा याद करो मनहूस दिन क्या था। इसमें हमने याद किया कि एक लड़की के बाल बेकार हो गए थे, स्टार्टिंग में उसका मूड खराब हो गया, ऑफिस जाने से पहले ही मूड खराब हो गया दिन की शुरुआत में, तो उसका पूरा दिन खराब हो गया, तो एक मनहूस दिन। अ बैड पैच, एक बैड पैच माने काला धब्बा लग गया किसी के कैरेक्टर पे, किसी के जीवन में, तो अब कुछ टाइम तक उसको कठिनाई का दौर, जो मुश्किलों का दौर है, उसका सामना करना पड़ेगा, तो अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी या फिर कठिनाई का दौर। अब बेड ऑफ रोजेस, एक बेड है जिस पे रोजेस हैं, आपके लिए बहुत इजी सिचुएशन है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन हो गया, आरामदायक स्थिति हो गई। अब बी हाइव क्या हो गया, मधुमक्खी का छत्ता, बहुत बिजी प्लेस, ये तो सिंपल सा है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको ये वाला। अब बिग ड्रॉ, एक बिग ड्रॉ किया हमने कोई चीज़, तो सारा अट्रैक्शन जो है वहाँ पर आएगा, तो वो सारा अट्रैक्शन ले लेगा लोगों का, तो ह्यूज अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत बड़ा आकर्षण। अब बर्ड्स आई व्यू, बर्ड ऊपर से देख रहे हैं, पूरा जो एक विस्तृत व्यू हमको दिखेगा, तो अ जनरल व्यू फ्रॉम द अबव, ऊंचाई से किसी दृश्य को देखना, ठीक है, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य देखना, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कुछ बुरे में कुछ अच्छा हो जाना, ठीक है, दुख के भेष में सुख होना, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जो अंततः हमें एक गुड रिजल्ट दे दे, तो वो हो गया हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ब्लू आइड बॉय, किसी लड़के की आंख ब्लू है, सबके लिए वो फेवरेट हो जाएगा, तो एक ऐसा पर्सन जो फेवरेट है सबके लिए, वन हु इज फेवरेट, आंखों का तारा होना। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाना जो कि अनप्लेजेंट हो हमारे लिए, किसी ब्लू में से कुछ बोल्ट निकल के आना, कुछ ऐसे ही बना के कर लो, याद रखना है बस, ठीक है। कुछ ब्लू था जिसमें कि बोल्ट निकल के आ गया, तो क्या हो गया, अब हमें एक्सपेक्ट तो था नहीं ऐसा होगा, तो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, और जो कि हमारे लिए अनप्लेजेंट भी हुई, ठीक है, कोई आकस्मिक घटना, ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर होता है ना, कभी कभी हमें पता नहीं होता बट एक डिजास्टर कुछ हो जाता है, तो वही सेंस है इसका। तो ये हो गया 10th हो गया। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन है, हड्डी है, कारण होगा कुछ, तो झगड़े का कारण, सिंपल। अब बुल इन अ चाइना शॉप में बुल घुस गया, एक अनाड़ी व्यक्ति है, बुल को कुछ पता नहीं है, अनाड़ी व्यक्ति है, क्लमजी व्यक्ति है। एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन, शीश महल में बंदर, ठीक है। अब बर्निंग क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जो जल रहा है, इसलिए सबके जुबान पर है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो बर्निंग क्वेश्चन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। केक वॉक, केक पे चलने के लिए बोल रहा है, अरे ये तो चुटकियों का काम है, बहुत इजी काम, तो समथिंग वेरी इजी, अत्यंत सरल। कैन ऑफ वर्म्स, एक कैन था जिसमें बहुत सारे वर्म्स थे, एक दूसरे में उलझ गए थे, तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, तो इसका मतलब भी वही है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, कैरोट दिया पहले, फिर स्टिक भी दिखा दी, तो एक ऐसी सिचुएशन बना दी उसने कि इसमें रिवॉर्ड के साथ साथ पनिशमेंट भी मिल रहा है, तो साम दाम दंड भेद इसका
हिंदी में हो जाएगा, सिंपल सा ये भी हो गया। अ चेंज ऑफ हार्ट माने ओपिनियन में बदलाव होना, हार्ट में चेंज, तूने मन बदल लिया भाई, है ना। अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब ओपिनियन में चेंज होना। अ चाइल्ड्स प्ले, अरे ये तो बच्चों का खेल है, ये भी इजी टास्क हो गया, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, बच्चों का खेल होना। ठीक है। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब ओल्ड ब्लॉक का ही चिप है ना यार, तो फादर के गुण तो आएंगे ही ना यार, तो बस सिंपल सा याद हो गया। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, रिजेंबलिंग पेरेंट्स, जैसा बाप वैसा बेटा। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। अब क्लोज शेव क्या हो गया, शेव करते हुए क्लोजली बच गए भाई, तो बाल बाल बचना इसका मतलब है नैरो स्केप। अ क्लोज्ड बुक, बंद किताब है भाई, बंद किताब रहस्य ही रह जाती है, खोल लो उसको कभी, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं ना अपने, जब ज्ञान बांटते हैं अपने दोस्तों को, तो क्लोज्ड बुक तो रहस्यमय या फिर मिस्ट्री कुछ ऐसी मतलब वही सीक्रेट होना, तो इसका मतलब ये हो गया। देखो कितनी जल्दी हो गया ना, सेकेंड टाइम में हमने कितनी जल्दी रिवाइज कर लिया इसको। तो यही पावर होती है किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करने की, या फिर एक जो है मैनेमोनिक्स के थ्रू कुछ उसको स्टोरी बना के याद करने की, यही पावर होती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप लोगों को इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ऐड ऑन करने हैं मेरे थ्रू, तो आप मुझे कमेंट करें, और आई होप इसको रिवाइज करके ही आप आगे बढ़ेंगे, तभी फ़ायदा है। चलो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने इस बार जो 24 वाले CGL वाले एस्पिरेंट थे उनका अपने मार्क्स शेयर करना यार ज़रूर, ठीक है। 322 मेरे थे, मेरा स्कोर कार्ड आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, बाकी अपने भी शेयर करना फटाफट फटाफट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।